फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो टीडीएस के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में और हम लोगों ने बात की थी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की, इंटरेस्ट ऑन अदर थिंग्स एंड सैलरी पर हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, कुछ और इनकम्स की जिन पर टीडीएस काटना चाहिए हमें, राइट। तो सबसे पहले आज का जो पॉइंट है दैट इज़ इंश्योरेंस कमीशन। अभी वैसे तो इंश्योरेंस कमीशन का जो ये सेक्शन है 194D है, और मैं इस इंश्योरेंस कमीशन के साथ साथ एक या दो पॉइंट्स ऐसे और लूँगी जिनमें कमीशन इन्वॉल्व है। वो मैं इसीलिए पहले लूँगी ताकि आपको तीनों कमीशंस या जो भी कमीशंस और हैं उनमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाए और उन तीनों को मतलब हम एक साथ ही समझ पाएँ, हमारे कॉन्सेप्ट जो है जल्दी से क्लियर हो पाएंगे। तो पहले मैं इंश्योरेंस कमीशन लूँगी, उसके बाद मैं लॉटरी का कमीशन लूँगी, उसके बाद मैं फिर एक और टाइप का कमीशन लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंश्योरेंस कमीशन की। इंश्योरेंस कमीशन में अब आपको थोड़ा सा ना स्मार्टली इसको चेक करना होगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन अगर पढ़ूँगी तो इसमें हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो हम सिर्फ अभी स्ट्रेटली पॉइंट पे जाएंगे। जैसे ऑब्वियसली टीडीएस वही काटता है जो किसी को अमाउंट देता है, राइट। आप किसी को कोई भी इनकम दे रहे हो तो टीडीएस आप काटोगे। तो बार बार ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपको लिखना ज़रूर है बट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कमीशन हम जब भी किसी रेजिडेंट को या डोमेस्टिक कंपनी को देते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कमीशन रेजिडेंट या डोमेस्टिक कंपनी को देते हैं तो याद रखिए कंपनी के केस में 10% और किसी और पर्सन के केस में हमें 5% जो है, और 5 के साथ एक और भी है 3.75। ये आपने देखा ना, दो पार्ट्स हम करते हैं बार बार, 1/4/2020 से 13/5 2020 एंड 14/5 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो मैं बार बार अब इसको ये बोलूँगी नहीं डेट्स, क्योंकि उसमें मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है। मैं सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 बोलूँगी। आपको समझना होगा कि मैं पार्ट 1 का मतलब ये वाला टाइम ले रही हूँ और पार्ट 2 का मतलब मैं सेकंड वाला टाइम ले रही हूँ, ठीक है। कंपनी के केस में 10% ही है, और दूसरे केस में जहाँ पे हमने कहा ना किसी भी रेजिडेंट को, तो उसके केस में हमें 5% काटना है पार्ट 1 में और 3.75 काटना है पार्ट 2 में। क्लियर हो गया बात। और कमीशन 15,000 से अगर ज़्यादा हुआ तो ही काटना है, कम होगा तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। फिर से बता रही हूँ, इंश्योरेंस कमीशन रेजिडेंट या डोमेस्टिक कंपनी को दिया है। रेजिडेंट के केस में 5 और 3.75 और कंपनी केस में 10% है, और कंडीशन है कि आपको 15,000 से ज़्यादा अगर अमाउंट दे रहे हो कमीशन का तो ही आपको टीडीएस काटना है, ठीक है। और ये पॉइंट भी हर बार आएगा कि जब भी आप उसको उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हो या फिर आप उसको कैश या चेक देते हो, दो बातें होती हैं, या तो उसको कैश या चेक दे रहे हो या आप उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर रहे हो। तो इन दोनों में जो भी टाइम अर्लियर होगा उस समय जो है टैक्स काटा जाएगा, ठीक है। 15,000 की मैंने कंडीशन आपको बता दी है। चलिए फटाफट अब हम दूसरे कमीशन पे चल रहे हैं, और मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ लेके आ रही हूँ। यस, दिस इज़ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट। तो जो लोग लॉटरी टिकट वगैरह का सेल करने में का काम करते हैं तो उनको जो कमीशन मिलता है उसमें भी देख लेना क्या क्या सीन है। 15,000 की लिमिट सेम है, रेट्स हमारे हैं 5% और 3.7 सेम हो गया 3.75, और कोई भी कमीशन रेमुनरेशन या भी कोई भी अमाउंट आप उसको लॉटरी टिकट के सेल करने वाले पर्सन को आप देते हो तो ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें 2A पर्सन लिखा हुआ है, अब ना कोई कंपनी ना रेजिडेंट का कोई जिक्र नहीं है, कोई भी पर्सन हो सकता है, लॉटरी टिकट का काम करता है, उसको कमीशन दिया है, कोई अमाउंट दिया है। दो रेट्स हैं, पार्ट 1 5, पार्ट 2 3.75, अमाउंट है 15,000 से ऊपर, राइट, ठीक है। चलो दो कमीशन हो गए, एक और कमीशन भी हम लेंगे ताकि मैं आपको तीनों बातें इकट्ठी क्लियर करवा पाऊँ। नेक्स्ट है हमारा कमीशन, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन ब्रोकरेज और ब्रोकरेज। अभी इंश्योरेंस कमीशन या लॉटरी के कमीशन को छोड़कर कोई और कमीशन है। 15,000 की लिमिट सेम है, पार्ट 1 5%, पार्ट 2 3.75। अब यहाँ थोड़ा सा फर्स्ट लाइन में एक बार मैं फोकस करना चाहूँगी। कोई भी ये वाला जो कमीशन है सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ पे ही अप्लाई होता है। मतलब टीडीएस किसको काटना है, या इंडिविजुअल और एचयूएफ को जो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा रहे हैं वो, राइट, जो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा रहे हैं वो पर्सन, इंडिविजुअल या एचयूएफ, वो अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो
ठीक है। इंश्योरेंस कमीशन को छोड़कर कोई और पेमेंट, अगर इंश्योरेंस कमीशन होता तो हम वापस उसी कैटेगरी में जाते ना पहले वाली में। यहाँ पर कहता है कोई और कमीशन आप देते हो तो पार्ट 1 में 5, पार्ट 2 में 3.75, 15,000 से ऊपर का अमाउंट होना चाहिए। दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप उसको क्रेडिट करो या फिर आप उसको पेमेंट करो, जो भी टाइम अर्लियर हो उस समय आपको टीडीएस काटना है। तो अभी मैं वापस लेके चलती हूँ आपको पहले वाले कमीशन पे। इंश्योरेंस कमीशन क्लियर हो गया था। इंश्योरेंस कमीशन रेजिडेंट डोमेस्टिक कंपनी को देना है, कंपनी के केस में 10%, रेजिडेंट के केस में 5 और 3.75, 15% का डिडक्शन, 15,000 का लिमिट है। दूसरा कमीशन लॉटरी टिकट का, सेम केस, यहाँ पे लॉटरी के लिए आप अमाउंट दे रहे हो, बाकी सारी चीज़ें सेम। और यहाँ सिर्फ कोई भी पर्सन था, यहाँ पे कोई रेजिडेंट या कंपनी का जिक्र नहीं था। तीसरा केस, यहाँ पे भी कोई भी पर्सन है, बट लागू किस पे स्कीम हो रही है, इंडिविजुअल एचयूएफ पे, जो टीडीएस काटेंगे और जिनके ऊपर ऑडिटिंग ज़रूरी है, मतलब जिनके अकाउंट्स को ऑडिट करवाना ज़रूरी है। 3 पॉइंट्स हैं, 5%, 3.75 और 15,000 की लिमिट, राइट। 3 हो गए हमारे पॉइंट्स क्लियर। अब आ जाते हैं वापस दूसरे पॉइंट। अब हमारे 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं, अब हम चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं। अब मैं आपको 3 एक जैसी चीज़ें उठा के दिखाऊंगी और वो पॉइंट भी आपको ऑलमोस्ट सेम लगने वाले हैं। जैसे हमने कमीशन का ओके कर दिया ना, अब हम उठाएंगे एक तो एलआईसी में से अगर आपको कोई पेमेंट मिलती है। एलआईसी जब हम ख़रीदते हैं हमें प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है, और उसकी डिडक्शन हमें एटीसी में मिलती है, राइट। तो जब एलआईसी मैच्योर हो जाती है और जब हमें उसमें से पैसा मिलता है तो उसके ऊपर क्या करना है, क्या कोई टीडीएस कटेगा, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है। तो याद रखिए, कोई भी पर्सन दे सकता है किसी भी पर्सन को। ऑब्वियसली जब एलआईसी कंपनी देगी ना हमारे को, देखा जाए तो रेजिडेंट को देगी, रेजिडेंट होना चाहिए। 2 केसेस हैं, 5% और 3.75% पे। और ये ध्यान रखना है, टोटल सम रिसीव्ड, मान लीजिए मेरे को 10 लाख रुपए मिला है एलआईसी में से, एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हो गई, मुझे 10 लाख रुपए मिला है, बट मैंने 10 साल पहले इंश्योरेंस करवाया था और आज तक मैं उसमें 8 लाख रुपए प्रीमियम के पे कर चुकी हूँ। अब ये 8 लाख तो मेरे घर के हो गए ना, 8 लाख तो मेरे अपने ही हो गए जो मैंने पे किए थे, बाकी के रह गए सिर्फ 2 ही लाख तो मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। उस 2 लाख पर आपको टैक्स कटवाना है टीडीएस, ये ध्यान में रखना। और 2 लाख पर कैसे कटवाना है, 5% फर्स्ट पार्ट, 3.75% सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब टीडीएस कब नहीं कटेगा, अगर पेमेंट 1 लाख से नीचे की है तो नहीं कटेगा। अगर पेमेंट जो है हमारी सेक्शन 10 में टैक्सेबल ही नहीं है, देखिए अगर कोई भी इनकम टैक्सेबल होती नहीं है तो टीडीएस का भी सवाल नहीं पैदा होता। टीडीएस हम तभी कटवाते हैं जब हमें अल्टीमेटली उस इनकम पर टैक्स देना होता है, राइट। तो टीडीएस तभी कटता है, अदरवाइज़ नहीं कटता है। तो जब इनकम एग्जेम्प्टेड है तो टीडीएस का मतलब ही नहीं है कटवाने का। और दूसरी बात है, अगर एग्जेम्प्टेड चलो ना भी हो, लेकिन अगर 1 लाख से कम पेमेंट है तो भी टीडीएस आपको नहीं कटवाना है। ये बात हो गई एलआईसी में से। याद रखिए, जो पेमेंट आपको मिली माइनस जो प्रीमियम आप पे कर चुके, उसके डिफरेंस पर आपको 5 या 3.75% टीडीएस कटवाना है, ठीक है। अब आ जाएंगे, ये तो हो गया एलआईसी से पेमेंट। अब आ रही है एक और चीज़, आपको एनएससी, आपने नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा लगा रखा है। नेशनल सेविंग स्कीम में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें 80CA में डिडक्शन मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हो गया एलआईसी की तरह कि एलआईसी में भी पैसा लगाया था, बाद में पैसा मिला, उस पर टीडीएस कटवाना पड़ा। एनएसएस में भी पैसा लगाया, पहले तो डिडक्टेड था क्योंकि डिडक्शन में आ गया था, लेकिन जब पैसा मिला तो टीडीएस कटवाना पड़ेगा। अमाउंट वही है, अमाउंट वो नहीं है, यहाँ पर है 10% और 7.5। एक बार चेक कर लें कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे थे। यहाँ पे हम आ गए ना, कहाँ के थे हम, हाँ एनएससी की बात कर रहे थे हम। तो 2 पोर्शन है, 10 और 7.5। और उसके बाद हमको ये देखना है, हाँ बस और कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो कहता है पेमेंट अगर 2500 रुपये से कम की है, या अगर पेमेंट आप उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मेन पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसका जो हेयर होगा, जो उत्तराधिकारी होगा, उसको अगर पेमेंट कर रहे हो तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। 2500 से कम पर या
हीयर्स को पेमेंट करने पर टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर होगी दो चीज़ें। तीसरी पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा भी मैं वैसा ही उठाऊंगी। तीसरा है रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई। आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हो, आप यूटीआई के यूनिट्स खरीदते हो, दोनों एटीसी में आपकी डिडक्टिबल है। दोनों अमाउंट जब आप खरीदते हो ना, जब आप पैसा देते हो, जब आप इनके यूनिट्स परचेज़ करते हो तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती है। 1.5 लाख तक की डिडक्शन है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मैच्योर हो गए या यूटीआई के मैच्योर हो गए हैं, या आप उसको एक तरीके से दे रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, और आप या म्यूचुअल फंड जो है इसको रीपर्चेज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट्स हैं 20% एंड 15%। 20 फर्स्ट पार्ट, 15 सेकेंड पार्ट रीपर्चेज़ होगा, ठीक है। बाकी और कोई भी नया पॉइंट नहीं है। और अमाउंट की लिमिट चेक कर लेती हूँ मैं, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, ठीक है। 3 बातें क्लियर हो गई। 3 पॉइंट और हमने क्लियर कर ले। एलआईसी में से पेमेंट किया, एलआईसी में टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड पर आपको 5% फर्स्ट पार्ट, 3.75% सेकेंड पार्ट, और एलआईसी का अमाउंट अगर डिडक्टिव 1 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटना, अगर वो टैक्स फ्री है तो भी टीडीएस नहीं कटना। फिर सेकेंड हमने एनएसएस किया, नेशनल सेविंग स्कीम, 2,500 से कम पर नहीं कटना, हीयर्स को पेमेंट पर नहीं कटना, अदरवाइज 10 और 7.5 का पोर्शन है। फिर आ गया हमारा म्यूचुअल फंड और यूटीआई के यूनिट्स को रीपर्चेज़ करने पर। हमने नहीं किया रीपर्चेज़, हमने तो परचेज़ कर रखा है। रीपर्चेज़ तो म्यूचुअल फंड वाले कर रहे हैं ना, जिनके आपने यूनिट्स खरीद रखे हैं, ठीक है। 2 रेट्स हैं 20 और 15, और अमाउंट का कोई टेंशन नहीं है, कितना भी अमाउंट हो सकता है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। तो ये 3 हो गए और 3 हमारे पहले हो गए। टोटल हमारे 6 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अभी मैं 2 पॉइंट्स रेंट के उठाने वाली हूँ। 2 पॉइंट्स रेंट के उठाने वाली हूँ। रेंट किस चीज़ का? रेंट आप मान लीजिए आप कोई चीज़ किराए पे लेते हो, अब वो चीज़ क्या है? वो लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, कोई भी एसेट हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स उठाऊँगी। एक तो है ये वाला पॉइंट, इसमें देखना ये दोनों डिडक्शन जो अभी बोलने वाली हूँ ना, दोनों डिडक्शन इंडिविजुअल एचयूएफ पे अप्लाई होती है, ठीक है। 2 बातें सेम हो गई, मतलब एक बात सेम होगी इंडिविजुअल एचयूएफ वाली। अब इस वाले रेंट में आपने देखना है अकाउंट्स आपके ऑडिट होने चाहिए, लेकिन जो दूसरा पॉइंट बताने वाले हैं उसमें अकाउंट्स ऑडिट नहीं होने चाहिए, मतलब ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, इस वाले में आपको क्या करना है, लैंड आप रेंट 2,40,000 से ऊपर का अगर दे रहे हो तो ही टीडीएस कटेगा। दूसरे वाले पॉइंट में 50,000 से ऊपर का रेंट दे रहे हो तो ही टीडीएस कटेगा। अभी मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। 2 हैं रेंट की लिए टीडीएस। पहली डिडक्शन है 2,40,000 से ऊपर के रेंट पे, दूसरी डिडक्शन है 50,000 से ऊपर के रेंट पे। पहली वाली में अकाउंट्स ऑडिट होने ज़रूरी हैं इंडिविजुअल एचयूएफ के, दूसरी वाली में ज़रूरी नहीं है। तीसरी वाली, अब तीसरा जो पोर्शन है वो क्या कहता है आपका, अगर तो प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी पे 2 पोर्शन हो गए, 2% और 1.5। एनी अदर एसेट पे हो गए 10% और 7.5। मतलब एनी अदर एसेट में लैंड भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गई, और कोई फर्नीचर है तो वो एसेट भी आ गई, सब कुछ आ गया। ये हैं सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे 2 और 1.5। 2 क्यों है? फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और पहले में रेंट प्लांट एंड मशीनरी, दूसरी वाली में अदर एसेट्स, और 2,40,000 की लिमिट मैंने बता दी, इंडिविजुअल एचयूएफ का बता दिया, अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए, इक्वल ओके हो गया। चलिए नीचे चलते हैं। रेंट का मतलब समझ लिया। रेंट का मतलब आप लीज़ पे ले रहे हैं, आप सब लीज़ पे ले रहे हैं, आप टेनेंसी पे ले रहे हैं, आप कोई एग्रीमेंट के तहत ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए मैं अब आपको दूसरे वाले पे लेके चलती हूँ, यहाँ भी क्लियर कर लेते हैं। रेंट वाला इंडिविजुअल एचयूएफ हो गया, रेंट एक्सीड्स 50,000 है, और नॉट रिक्वायर्ड टू गेट से अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, और आपका जो अमाउंट है 5 और 3.75 है। यहाँ पर क्या था? यहाँ था 2 और 1.5, 10 और 7.5, वहाँ था 5 और 3.75, ठीक है। तो ये 2 क्लियर हो गए हमारे। 2 रेंट हमने क्लियर कर लिए, 3 हमने कमीशन क्लियर कर लिए, 3 हमने पेमेंट्स क्लियर कर ली एलआईसी की और म्यूचुअल फंड की और एनएसएस की। तो 3 और 3 और 2 हमारे पास आज इस समय 8 पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं।
अब नए पॉइंट्स 2 ले लेते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए मैंने उनको लास्ट में रखा। जैसे ये है डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट को, ये ध्यान रखना, ये डिडक्शन नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए है। एक चीज़ मैं और बता दूं, जब भी आप कभी भी किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन को कोई भी TDS उसका काटते हैं तो आप उसके साथ सरचार्ज प्लस में HEC भी काटोगे। नॉर्मल केसेस में आप सरचार्ज और HEC उस समय नहीं काटते हो। उस समय से जैसे मान लो लॉटरी है, अगर आप किसी रेजिडेंट को दे रहे हो तो 30% TDS काटोगे, लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट के दे रहे हो तो 30% तो वो भी काटोगे, प्लस में 4% HEC भी काटोगे, ये ध्यान में रखना। तो अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन या नॉन रेजिडेंट इंस्टीट्यूशन, जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर है, ठीक है। पहले तो कंडीशन देख लेते हैं। एक तो आपको किसी स्पोर्ट्समैन को, लेकिन होने नॉन रेजिडेंट चाहिए और इंडियन सिटीज़न भी ना हो, ना तो इंडियन सिटीज़न है ना स्पोर्ट्समैन, ना ही वो क्या है वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। वो पर्सन भी हो सकता है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ आगे। 20% से TDS काटना है आपने, प्लस में। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपने नहीं देखा था, लेकिन यहाँ देखो लिख गया ना, प्लस सरचार्ज एंड HEC, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है इसलिए। अगर ना होता ना फिर हम ये सरचार्ज वर्चार्ज अभी यहाँ नहीं काटते। क्लियर होगी बात। फिर से बता रही हूँ, किसी भी स्पोर्ट्समैन को जो नॉन रेजिडेंट है और सिटीज़न नहीं है, किसी भी ऐसे पर्सन को जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है बट नॉन रेजिडेंट होना चाहिए और ऑब्वियसली सिटीज़न नहीं है यहाँ का, ठीक है। क्या करना है, 20% से TDS काटना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे कोई पार्ट्स नहीं है, जैसे हर जगह पार्ट्स है ना, दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, यहाँ पे एक 20% ही है। अब आगे क्या कहता है वो, आगे कुछ ये 2-3 बातें बता रहा है। अभी स्पोर्ट्समैन क्या करता है, मतलब उसको किस चीज़ से इनकम हो रही है जो हम उसको दे रहे हैं और उसका TDS काट रहे हैं। वो इंडिया में किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ऐड कर रहा है वो कोई, या वो कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहा है, उससे कोई इनकम हो रही है। जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली कोई भी स्पोर्ट या गेम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना उनको। तो एक पर्सन, अगर एक इंडिविजुअल है, वो तो या तो खेल रहा है, या वो कोई ऐड कर रहा है, या वो कोई किसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दे रहा है, उससे जो भी उसको इनकम हो रही है, हम उसकी इनकम में से 20% टैक्स काट रहे हैं। सिंपल सी बात है। नॉन रेजिडेंट है इसलिए हम HEC भी काटेंगे, हम सरचार्ज भी काटेंगे। स्पोर्ट्स का एसोसिएशन है या एंटरटेनर है, तो वो इंडिया में क्या कर रहा है, इन एक्टिविटीज़ में मतलब उनको करवा रहा है, उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। हो गया ये क्लियर हमारा। चलिए एक और लास्ट पॉइंट हम इस वाले वीडियो में ज़रूर करेंगे, दैट इज़ हमारा हो गया, ये हो चुका है ना, हमारा कमीशन का हो गया, रेंट का हो गया, हमारा ये रेंट का हो गया। बस मेरा ये वाला पॉइंट रह गया इस वीडियो का। 17 पॉइंट में आ जाते हैं, पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये नया चीज़ आ गई है। जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इमूवेबल होने चाहिए, चाहे वो लैंड हो या बिल्डिंग हो, ठीक है। 50 लाख रुपए से ज़्यादा की होनी चाहिए, ठीक है। 2 पार्ट्स में है, वही 2 पार्ट्स हैं, एक हमारा 1% और एक हमारा 0.75%। 2 पार्ट्स का हो गया 1% और 0.75%, ठीक है। आप उसको पेमेंट कर रहे हो कैश या चेक के द्वारा, या फिर आप उसको क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, या तो आप कैश दे रहे हो। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये सीन होता है कि हम कैश भी देते हैं, चेक भी देते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो हम कैश में भी पेमेंट करते हैं और चेक वगैरह भी देते हैं, या बैंक ड्राफ्ट वगैरह देते हैं। यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करना, कैश देते समय या फिर चेक या बैंक ड्राफ्ट देते समय, जो भी टाइम पहले हो उस समय आप TDS काट लेना। TDS का रेट है 1% एंड 0.75%। अमाउंट हमारा 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। प्रॉपर्टी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है और इमूवेबल है, ठीक है। और एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई। तो आज हमारे इतने सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। एक बार रिवाइज़ कर ले क्या क्या थे। एक तो था हमारा इंश्योरेंस कमीशन, इसके साथ 2 कमीशन और थे, लॉटरी का कमीशन और अदर कमीशन।
फिर चौथा पॉइंट था हमारा रेंट। एक था हमारा रेंट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी को लेकर, लेकिन अकाउंट्स ऑडिट वाला सीन था और एक में अकाउंट्स ऑडिट वाला सीन नहीं था। और एक हमारा स्पोर्ट्समैन वाला सीन था, वो वाला पॉइंट था हमारा। और फिर एक हमने किया इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र वाला। और फिर हमने 3 पॉइंट किए जब हमने पेमेंट की NSS से, म्यूचुअल फंड से, और क्या किया हमने इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।